लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार है। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इसी बीच कोरोना की वैक्सीन पर देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। इन्हीं अफवाहों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया और लोगों से ऐसे अफवाहबाजों से सचेत रहने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देश के लोगों से ऐसे अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2020 में किस तरीके से कोरोना संक्रमण के दौरान जहां सरकारों ने अपनी भूमिका निभाई प्रियंका, तो वहीं आम लोगों की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हम कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए, उसका रिजल्ट साफ तौर पर दिखा। लेकिन अब जब टीकाकरण अभियान चलेगा तो वो अभियान सफल हो, उसमें भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में वहां के लोग किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाएंगे कि अफवाहों से बचें और क्या होगा अफवाहबाजों को जवाब? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं सीधा उनसे ही बात करते हैं। कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों ने भागीदारी निभाई और काफ़ी हद तक अगर देश की बात करें तो कोरोना कंट्रोल में भी रहा। अब ये वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और लोगों की जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? सोशल मीडिया पोस्ट डालते हुए, फॉरवर्ड करते हुए ध्यान रखेंगे? देखिए, ऐसा कि मुझे लगता है कि भारत देश में थोड़ा सा कल्चर हो गया कि हर चीज़ का अपोज करना है। खासकर वो जब जो मोदी टर्म में आई हो, चाहे वो जनधन खाते खोलने हो, चाहे वो कृषि फार्म बिल हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो, उस पर हमेशा पॉलिटिक्स होती रहती है। आप सोच कर देखिए, कोरोना एक लाइफ सेविंग मेडिसिन वैक्सीन उसकी आ रही है। इसका पर्पज़ है लोगों की जान बचाना। अगर इसमें भी लोग राजनीतिक टूल ढूंढ रहे हैं और इसमें भी लोग धर्म कुछ बीच में घुसा रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया का इकलौता देश होगा जहाँ पर ऐसी बात हो रही है। दुनिया के सारे देशों में ये वैक्सीन आ रही है लेकिन वहाँ किसी ने ऐसी बात नहीं की। मुझे लगता है कि इस तरह से बरगलाना और इस तरह से बेवकूफ़ी भरे एग्जाम्पल सेट करना, फेक न्यूज़ क्रिएट करना, ऐसे लोग को इस समय पर चुप हो जाना चाहिए। बिकॉज इट्स लाइफ सेविंग टाइम। लोगों की जान बचाना पहला पर्पज है, ना कि किसी राजनीति का। लोगों की जान बचे, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिम्मेदारी अब लोगों की भी है कि अफवाहों को बढ़ने ना दे, फैलाए नहीं। तो कैसे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे मुस्लिम संगठन हो, वो इस पर कोई भी राजनीति ना करे और लोगों तक दवाई पहुंचने दें। पहले लोगों को दवाई लग जाए, वो ठीक रहें। ये काम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का है कि वो धर्म को नहीं लाना चाहिए। इसमें धर्म को तो बिल्कुल नहीं। ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जब आप कुछ पोस्ट करें, फॉरवर्ड करें, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या देश को दिखाना चाहते हैं, ट्विटर से, व्हाट्सएप से या फेसबुक के माध्यम से गलत चीज़ों को नहीं भेजनी चाहिए। अब मान लो हमारे तौर पर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी गलत चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करना है और पोस्ट नहीं करना है। जी ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने आए पीएम को अफवाहबाजों पर इसलिए चेतावनी देनी पड़ी क्योंकि कुछ दिनों से देश में कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा अकेडमी ने
WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। मुंबई के संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद यह मांग उठाई है। एकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि लोगों का हक है कि विश्व संस्था की ओर से इस बात की जानकारी उनको दी जाए। आज जो WHO को रज़ा एकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फ़हरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। हाल ही में मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा और रज़ा एकेडमी के लोग शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बता दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर रज़ा एकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से क्या समस्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है, उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय को ऐसे लोगों से बचने के लिए कहा और साथ ही दावा भी किया कि ऐसे लोग ही सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। कोविड की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई सारे लोग इस पर लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कई फर्जी फतवों का फेडरेशन चलता है और ये जो है वो फर्जी फतवे जो है वो ठेले पे सब्जी की तरह बेचते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग जिन्होंने कि डेंगू पर जो है वो फतवा जारी कर दिया था कि डेंगू का जो है वो वैक्सीन मत लगवाओ, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हज पर जो लोग हज यात्रा पे जाते हैं उन पर भी फतवा जारी किया था कि हज यात्रा पे जाने में वैक्सीन मत लगवाओ। तो ये लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन है। और एक बात आप समझ लीजिए, जब वैक्सीन जैसे ही शुरू होगी लगना, ये फतवों के फर्जी फेडरेशन के लोग जो है सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे और लोगों से कहेंगे मत लगवाओ। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम संगठन कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि धार्मिक नियम, कायदे, कानून जिंदगी बचाने के आड़े नहीं आने चाहिए। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सूफिया निजामी ने कोरोना वैक्सीन पर विवादों को गलत बताया और कहा कि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। देखिए, रज़ा एकेडमी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है और उसने हिंदुस्तान के अपलिफ्टमेंट के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए कि कोरोना वैक्सीन को पब्लिक इशू बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। वैक्सीन पर सवाल खड़े होने के बाद कांग्रेस ने वैक्सीन पर तरह तरह के विवादों को गैर जरूरी बताया। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर दिक्कत है तो ऐसे लोग खुद वैक्सीन ना लगवाएं। जो संगठन और जो लोग गाय और सुअर पर देश के अंदर फसाद कराते थे और राजनीति करते थे, आज वो सुअर और गाय के नाम पर इकट्ठा हो गए। वैक्सीन के अंदर चर्बी है कि नहीं है, कोई भी धर्म दवाइयों के इस्तेमाल करने से नहीं रोकता है। और जितनी दवाइयां बनती हैं ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के अंदर बनती हैं, जहां ना सुअर से परहेज है और ना गाय से परहेज है। किस किस दवा का सर्टिफिकेट लेंगे? वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वैक्सीन को लेकर इस तरह के विवाद को बताया गलत।
हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, अभी रज़ा एकेडमी जो कि मुंबई की एक संगठन है, उसने राज्य सरकार से भी बात की है और साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेटर लिखा है जिसमें ये कहा है कि अगर इसमें कुछ ऐसी मिलावट है जो धार्मिक भावना को भड़काती है तो उसको देखना होगा। कोरोना वैक्सीन को जो भी लोग बना रहे हैं वो जाहिर करें कि उसमें क्या मिला है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से रज़ा एकेडमी को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, उनको शायद ये पता नहीं है कि जो भी वैक्सीन निकलती है या जो भी दवा होती है उसके ऊपर पूरा उसका फार्मूला लिखा हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ बनी है, क्या नहीं चाहिए। ये कम इल्मी की वजह से आप पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर चीज़ के अंदर दखील हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बड़ा काम मुसलमानों ने किया है। जो फाइज़र की इतनी बड़ी जो वैक्सीन निकली है वो दोनों मुसलमान हैं। और चलिए सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मुंबई में भी अफवाहों का ताना बाना बुना जा रहा है, लेकिन जरूरी है कि आम लोग ऐसे लोगों को जवाब दें, क्योंकि आम लोगों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं कि टीकाकरण का अभियान सफल हो जाए। क्या होगा जवाब ऐसे अफवाहबाजों को आम लोगों की तरफ से? बिल्कुल, ये अफवाह का पहला दौर मुंबई से ही शुरू हुआ, क्योंकि रज़ा एकेडमी ने जिस तरीके का लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद ये पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसमें अफवाहें फैलनी शुरू हुए। हमारे साथ तमाम सारे मुंबईकर हैं, हम उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और टीकाकरण सही तरीके से होगा। एक्चुअली कुछ लोगों की अशिक्षा का फायदा उठाते रहे हैं। धार्मिक कारणों से तमाम ऐसी देश विरोधी शक्तियां खड़ी रही हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों को धार्मिक भावनाओं को डरा करके, चाहे वो कोरोना को मामूली मानते हुए उसके पहले कोरोना के प्रसार में, आज कोरोना जब हम देश से समूल नाश करना चाहते हैं, कोरोना की वैक्सीन जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो रज़ा एकेडमी जैसी कुछ ऐसी घृणित मानसिकता की संस्थाएं जो नहीं चाहती कि हमारे देश कोरोना से मुक्त हो, हमारा देश वापस पुनः प्रगति के मार्ग पे चल सके, तो इस तरह की घृणित मानसिकता, जहर घोलने का काम मुंबई को मतलब देश के लोगों में कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज पर कोरोना वैक्सीन के गलत प्रचार के लिए कहा जा रहा है, क्या इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस आप फॉरवर्ड करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसे मैसेज फॉरवर्ड भी मत करें। जी बिल्कुल है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म में से है, उस पर कोरोना की वजह से मतलब बहुत से लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे फेक मैसेजेस बहुत फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग, तब ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों ने। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसी अफवाहें न फैलाई जाएं, आप कैसे देखते हैं इसको? ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सच में यह वैक्सीन जो आई है जनता के बीच में आना, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। इसका विरोध करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली क्या उनको बरगलाया जा रहा है। अगर वो समझ जाएंगे सही बात तो इसको विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सारे मुंबईकर हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने देश को कोरोना वैक्सीन पर उम्मीद दी। पीएम ने भरोसा जताया कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। इस दौरान पीएम ने सेहतमंद भारत के लिए नया मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि अब नए माहौल में दवाई भी कड़ाई भी जरूरी है। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था
दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। पीएम ने उम्मीद जताई है कि देश में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहां करीब करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। भाइयों और बहनों, साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। साथियों, गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया ने वैक्सीन से उम्मीद लगा रखी है, लेकिन वैक्सीन पर भारत में कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। एक तरफ रजा अकेडमी ने वैक्सीन में सुअर की चर्बी का मुद्दा उठाया, तो वहीं एक हिंदू संगठन वैक्सीन में गाय के खून होने का शक जताते हुए आपत्ति जता रहा है। सवाल यह कि जिस वैक्सीन से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचनी है, उस पर यह धर्म संकट क्यों? कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद। स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। स्वामी चक्रपाणी ने कंपनियों से मांगी सफाई। वैक्सीन में गाय के खून के इस्तेमाल का जताया शक। दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस को मात देने के लिए जिन वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है, बात बात पर विवाद ढूंढने वालों ने अब उसे भी नहीं छोड़ा। कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद खड़ा करने वाले इस चेहरे का नाम है स्वामी चक्रपाणी, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष। चक्रपाणी को शक है कि वैक्सीन में गाय के खून का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें खुद ही इस शक का आधार पता नहीं है।
देखिए, अभी जिस प्रकार से मुझे सुनने में आया है और खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं, उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। यानी अभी चक्रपाणी सुनी सुनाई बातों पर ही एक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भेज दिया है। इस ज्ञापन के जरिए चक्रपाणी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ये बताने की मांग की है कि कोरोना को हराने वाला टीका बनाने में उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया। सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाएगी। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में, तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियाँ भी करें कि आखिर उसमें उसके बनाए जाने वाले पदार्थ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं और कैसे बने हैं। कहीं चक्रपाणी अपनी दलील में धार्मिक भावनाओं और मौलिक अधिकार की दुहाई दे रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि जो मांसाहारी नहीं है, क्या वो भी किसी तरह के जानवर की चर्बी और खून को लेकर वैक्सीन के बहिष्कार की बात शुरू कर दें। चक्रपाणी और उन जैसे लोगों की आपत्ति को क्या इंसान को बचाने की वैज्ञानिक मुहिम से ऊपर रखा जाना चाहिए? क्या दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत के बाद जीवन देने वाली वैक्सीन बनाने की कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए? स्वामी चक्रपाणी अपनी दलील के पक्ष में धर्म के बाद इतिहास की भी दुहाई देते नजर आए और इसे सनातन धर्म के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिया। जैसे 1857 में आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने वो गाय की चर्बी चूंकि लगाया जाता था कारतूस में, उसको दांत से तोड़ा जाता था, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। और अंग्रेजों की तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू से चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन धर्मियों को प्रभावित किया जाए, उनके धर्म नष्ट भट किया। तो कहीं एक शंका है मेरी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई चाल हो। देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन उम्मीदों से भरी वैक्सीन की धमक तेज होते ही अलग तरह की बहस छिड़ गई है। वैक्सीन धर्म के हिसाब से ठीक है या नहीं? इस बहस की शुरुआत इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात कहकर विवाद को हवा दी। इस विवाद की शुरुआत वैक्सीन और पोर्क जिलेटिन को लेकर इंडोनेशिया के मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात तेजी से फैली कि वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद धर्म गुरुओं को आगे आकर बयान जारी करने पड़े। इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। इंडोनेशिया से शुरू हुई बहस भारत भी पहुंची और भारत में भी कुछ गुटों ने मजहब की आड़ में वैक्सीन पर विवाद शुरू कर दिया। मुंबई की रजा अकादमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पहले वे चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। नूरी के फतवे के बाद तो उलेमा और मौलानाओं के बयानों की होड़ ही लग गई। अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। हालांकि इस्लाम के सभी जानकार इस तरह के नजरिए से सहमत नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसी चर्चाओं को अफवाह बताया और वैक्सीन को वक्त की जरूरत। और भरपूर जो जंग लड़ी गई है साथ में मिलजुल करके लड़ी गई है। हर तरह का हम लोगों को ऑपरेट दिया। मसाजिद बंद करने की बात आई तो 4-6 महीने तक मस्जिदें बंद रही, 6-7 महीने तक के।
ठीक है, जितने मसले जो गाइडलाइन की थी उसकी पाबंदी हम लोगों ने की, सबने करवाई अलग करके। अब रहा ये कि वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है तो वही गवर्नमेंट ये वैक्सीन पिला रही है, तो अब ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट यार? गवर्नमेंट को वो वैक्सीन सभी के लिए इस्तेमाल होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जायज़ और नाजायज़ सब दुनिया भर की बातें जो अफवाहें फैलाते हैं ये सब गलत हैं, बेबुनियाद है। ऐसे विवाद शुरू हुआ तो इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर सियासतदान की सोच है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहे और देश किसी भी तरह से कोरोना को मात दे, ताकि बीमारी की वजह से किसी की जान न जाए। सुअर की चर्बी से है तो गाय की चर्बी से है, ये भ्रम फैला करके शायद महामारी को रोकने में मदद करने के बजाय महामारी को फैलने वाली भाषा होगी। तो कोरोना वैक्सीन के बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, कोई कहते हैं कि गाय के खून से बने हैं, कोई सुअर के उससे बने हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जो साइंसदान हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है और वैक्सीन को बनाया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में इस वायरस ने करीब 1,47,000 लोगों की जान ले ली है। पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक देने वाले इस वायरस पर बेवजह विवाद से इंसानियत को ही धक्का पहुंचेगा। साल 2020 का आज आखिरी दिन है। ये पूरा साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। दुनिया के कई देशों और भारत के अलग अलग राज्यों में कई सारी पाबंदियों के बीच नए साल का स्वागत करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नए साल के जश्न के लिए होने वाले आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में दिल्ली में 2 दिन का नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुंबई में भी नए साल के जश्न पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के शहरों में भी सख्ती दिखाई दे रही है। ग्वालियर में नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। इसके अलावा गोवा और दूसरे राज्यों में भी नए साल पर सख्ती बढ़ती जा रही है। 2021 का आगाज लोग जश्न के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस बार इस जश्न की चमक थोड़ी फीकी रहने वाली है। केंद्र सरकार ने कोरोना पर काबू रखने और कोरोना के नए वेरिएंट के अलर्ट के मद्देनजर राज्य सरकारों को नए दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूबे में नए साल के जश्न पर पाबंदी या फिर नाइट कर्फ्यू जैसे अहम फैसले लेने का हक राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। यानी अब राज्य सरकारें ही ये तय करेंगी कि लोगों को नए साल के जश्न के क्या कायदे कानून अपनाने होंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक कोरोना का कोई पुख्ता इलाज या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक एहतियात ही कोरोना के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जान है तो जहान है। जश्न पर कोरोना का असर। देश में कई जगहों पर सख्ती। कई जगह नाइट कर्फ्यू लगे। कोरोना ने डाला रंग में भंग। हर बरस नए साल के स्वागत के लिए जिस तरह का जश्न और जोश दिखता था, वो कोरोना के खौफ की वजह से इस बार नदारद है। देश की राजधानी दिल्ली हो या पर्यटकों की पसंदीदा जगह गोवा, इस बार पुरानी रौनक कहीं नजर नहीं आने वाली। बीते करीब 1 साल से जिस कोरोना ने दुनिया की रफ्तार रोक दी, उसी कोरोना का कहर नए साल के जश्न पर भी नजर आने वाला है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली में नए फरमान जारी कर दिए गए हैं। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 31 दिसंबर यानी आज और 1 जनवरी की रात कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने पर रोक लगी। एक जगह 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। सार्वजनिक जगहों पर जश्न मनाने पर रोक लगी। हालांकि लाइसेंस वाली जगहें पब्लिक प्लेस के दायरे में नहीं आएंगी।
यही नहीं, नए साल के पहले दिन सुबह से ही कई जगहों पर पाबंदी रहेगी। इस बार 1 जनवरी को कोविड के चलते कई सारी जो जगह हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गया, आपके इंडिया गेट के लॉन्स हो गए, उन जगहों पर एक्सेस अलाउ नहीं की गई है। तो पहले तो मैं गुजारिश करूंगा सिटीजन से कि कोई व्यक्ति जो पिकनिक बनाने के हिसाब से चिड़ियाघर आना चाहता है या लॉन्स में आना चाहता है, इंडिया गेट के, या कहीं और जाना चाहता है, वो चेक कर ले कि वो सेवाएं और वो सर्विसेज खुली हैं कि नहीं खुली हैं। ये ना हो कि वो वहाँ पहुँचे और निराश हों। इन हिदायतों के बावजूद सड़कों पर भीड़ भाड़ हो जाए तो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान जगह जगह रात भर तैनात रहेंगे। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद जश्न पर रोक लगाई गई है। रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में वाहन ले जाने पर भी रोक। स्पेशल पास वालों को ही कनॉट प्लेस जाने की छूट मिलेगी। रेस्टोरेंट में बुकिंग कराने वालों को पास लेने होंगे। रेस्टोरेंट वालों को कोरोना के दिशा निर्देश का पालन कराना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती की तैयारी है। ड्रंकन ड्राइविंग नहीं होना चाहिए। काफ़ी मात्रा में चेकिंग वगैरह होएगा। स्पीड ड्राइविंग, इस प्रकार की भी चीज़ें नहीं हो। और हम सभी दिल्ली वासियों को मैं विश करता हूं कि नए साल में जो हमारा आगमन है बहुत ही शुभ तरीके से हो। नए साल के जश्न के लिए हिंदुस्तान के लोगों की पहली पसंद गोवा हमेशा से रही है। इस बार भी कोरोना के खतरे के बावजूद गोवा में सैलानियों का तांता लगा है। गोवा सरकार का दावा है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए अब तक करीब 45 लाख लोग गोवा पहुंच चुके हैं। ऐसे में सरकार के सामने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की चुनौती बढ़ गई है। ईयर एंडिंग के लिए ढेर सारे टूरिस्ट गोवा में आ चुके हैं। इंडियन टूरिस्ट गोवा में बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 to 50 lakhs टूरिस्ट इन द स्टेट एट प्रेजेंट। तो फिर इसमें हम कंटिन्यूसली हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स सभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, यानी कि कोरोना का फैलाव न हो जाए इसके लिए पूरी कोशिश हमारे डिपार्टमेंट से जारी है। मुंबई भी नए साल का स्वागत करने के लिए बंदिशों के बीच तैयार है। हाल ये है कि हिंदी फिल्म उद्योग की कुछ हस्तियां एक दिन पहले ही फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचते नजर आए। इनमें कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर, वाणी कपूर जैसी हस्तियां भी थी। जब हस्तियों पर नए साल की खुमारी छा रही है तो आम लोगों को घरों में बंद रखना मुश्किल साबित हो सकता है। यही सोचकर महाराष्ट्र सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। देश भर में ड्राई रन, ये बड़ी खबर इस वक्त की। देश भर में ड्राई रन, 2 जनवरी से ड्राई रन चलाए जाने की खबर है। आपको बता दें, सभी राज्यों में ड्राई रन चलाए जाने की खबर आ रही है। तो 2 जनवरी से ड्राई रन शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन पर यह बड़ी खबर। एक तरफ वैक्सीन को लेकर मंजूरी का इंतजार, जो कि संभव ये लग रहा है कि हो सकता है कि कल 1 जनवरी को जब एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी तो मंजूरी मिल जाए। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, 2 जनवरी से ड्राई रन चलाया जाएगा। सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। ये एक तरीके से तैयारी है। जब टीकाकरण अभियान शुरू होगा तो उससे पहले का एक तरह से ट्रायल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देश भर में ड्राई रन, कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एम्स को सौगात देते हुए साफ तौर पर इस बात का संकेत दिया कि दवाई बिल्कुल सामने है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आने वाले साल में एक बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और इस सब के लिए तैयारियां अंतिम दौर में है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देश भर में ड्राई रन, और ये ड्राई रन 2 जनवरी से होगा शुरू। एक तरीके से टीकाकरण से पहले की ये तैयारियों को देखने का और समझने का एक तरीका भी है। तो 2 जनवरी से ड्राई रन, तैयारी अंतिम दौर में। सभी राज्यों में ड्राई रन शुरू होने की जानकारी मिल रही है। उधर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बड़ी तैयारी कर ली है इसके लिए। तो सभी राज्यों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं केंद्र की तरफ से कि ड्राई रन शुरू किया जाए। 2 जनवरी से इसकी शुरुआत देश भर में। तो पूरे देश को वैक्सीन का इंतजार है। कल भी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज को लेकर फैसला नहीं हो सका। हालांकि यूके में वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और अब इंतजार भारत में। इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अब ड्राई रन 2 जनवरी से शुरू होगा। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या और जानकारी?
देखिए पूरे देश भर में ड्राई रन किया जाएगा, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि 1 जनवरी को 2-3 वैक्सीन को लेकर 1 जनवरी को बैठक होनी है, जिसमें इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर बैठक होनी है। तो उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं कि देश भर में जैसे ही अप्रूवल मिलती है, वैक्सीन को लेकर अप्रूवल मिलती है, तो देश भर में तैयारियों को मद्देनजर ये देश के सिलेक्टेड जगहों पर सभी राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा। और ये इसका मकसद ये होता है कि वैक्सीनेशन के वक्त सारी तैयारियां वो मुकम्मल हो, और उसी का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया जाता है। तो 4 राज्यों में पूरी तरीके से सफल रहा है। इससे पहले ड्राई रन किया गया था, अब देश भर में किया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द, क्योंकि ब्रिटेन में मिल चुकी है अप्रूवल, और उसी के अप्रूवल के लिए जो अप्लाई किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो कल बैठक होनी है। और सबकी नजर उम्मीद उसी बात को लेकर है कि कल बैठक में अगर अप्रूवल मिल जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, तो जल्द से जल्द भारत में वो उपलब्ध होगी और यहाँ पर भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी रवि, जरा दर्शकों को भी समझाइए ड्राई रन के मायने क्या हैं। आप बता भी रहे हैं कि तैयारियों से पहले तैयारियों को समझने का और जांचने का एक तरीका होता है। बिल्कुल, देखिए जैसे वोटिंग कोई चुनाव होता है तो चुनाव से पहले तमाम जो तैयारियां की जाती हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, उस सेंटर पर पहुंचाई जाती है, तो ये तमाम चीजों को लेकर ड्राई रन भी किया जाता है कि जैसे वैक्सीनेशन उस सेंटर पर पहुंचाया जाए और वैक्सीन पहुंचाया जाए, और उसके बाद वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो उससे पहले तमाम जो इक्विपमेंट से लेकर सिरिंज से लेकर और तमाम जो चीजों का इंतजाम किया जाता है, और ये देखा जाता है कि जैसे ही वैक्सीन उस सेक्टर में पहुंचाया जाएगा तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरी तरीके से ड्राई रन किया जाता है। 4 राज्यों में ड्राई रन इससे पहले हुआ है, जिसमें पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हुआ है। अब पूरे देश में सिलेक्टेड जगहों पर किया जाएगा। 2 जनवरी से ड्राई रन शुरू होगा रवि, आप बता रहे हैं, और चलेगा कब तक? ये देखिए एक अमूमन 1 दिन का ड्राई रन माना जा रहा है कि 1 दिन का होगा, और उसके बाद जैसे ही अगर कल अप्रूवल मिलती है तो वैक्सीन की प्रक्रिया एक बार अप्रूवल मिलने के बाद फिर शुरू हो जाएगी, लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी, और पहले ही निर्धारित है कि किन किन लोगों को वैक्सीन सबसे पहले दी जानी है। बिल्कुल रवि, यानी बहुत ज्यादा इंतजार अब लग नहीं रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एम्स की आधारशिला रख रहे थे, उन्होंने इस बात का इंडिकेशन दिया, उन्होंने संकेत दिया और कहा कि अब जल्द ही दवाई बिल्कुल सामने है और जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और जो फार्मा कंपनियां हैं जिनका करार है और जो प्रोडक्ट बना रही हैं, वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, उनकी तरफ से भी पहले से ही संकेत आए थे कि जनवरी के शुरुआती दौर में ही वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। और उसी के मद्देनजर जैसे ही 1-2 दिन पहले ही ब्रिटेन में अप्रूवल मिली, यहाँ पे उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हैं, और 1 दिन पहले ही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी में जब बैठक हुई थी तो यही उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द से जल्द इस बीच बड़ी खबर भी मिल रही है। इस बीच इस मामले पर एक और बड़ी खबर है कि 83,000 सिरिंज के जो ऑर्डर हैं, 83 करोड़ सिरिंज के जो ऑर्डर हैं वो भी दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि अलग से सिरिंज की जरूरत होगी और बड़े पैमाने पर जरूरत होगी, और सरकार का सबसे पहले लक्ष्य था कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो उसके लिए जो मैंने पहले भी कहा है कि पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, जहां से वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, वो सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और ये पूरी देखिए बिल्कुल जैसे ही अप्रूवल मिलती है, और अप्रूवल मिलने में अब बहुत ज्यादा देरी नहीं लग रही है। ब्रिटेन में जैसे अप्रूवल मिली तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ पर भी भारत में जल्द से जल्द और किसी भी पल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बस अप्रूवल का इंतजार है।
बस अप्रूवल का इंतजार और इस सब के बीच बड़ी खबर है कि 2 जनवरी से ड्राई रन यानी तैयारियों को जांचने का, परखने का ये तरीका 2 जनवरी से शुरू होगा। माना जा रहा है कि एक दिन चलेगा और जैसे ही वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है भारत में, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आपको बता दें, पीएम ने देश को कोरोना वैक्सीन पर उम्मीद दी। पीएम ने आज भरोसा जताया कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और इस दौरान पीएम ने सेहतमंद भारत के लिए नया मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि अब नए माहौल में दवाई भी, कड़ाई भी जरूरी है। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।